फिल्म की शुरुआत होती है एक क्लासरूम से। टीचर मार्टी पढ़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन बच्चे बिल्कुल ध्यान नहीं लगा पा रहे होते। उनकी नज़र बार बार खिड़की की तरफ चली जाती है, क्योंकि बाहर लगातार फायर ट्रक्स और पुलिस कारों की सायरन गूंज रही होती है। बच्चे परेशान होकर मार्टी से कहते हैं कि कैलिफोर्निया में फिर से भूकंप आया है और इस बार शहर का बड़ा हिस्सा पानी में डूब चुका है। मार्टी तुरंत न्यूज़ देखने की कोशिश करते हैं, पर इंटरनेट पूरी तरह बंद हो चुका होता है। थोड़ी देर बाद स्कूल की तरफ से आदेश आता है कि सभी टीचर्स बच्चों के पेरेंट्स से तुरंत संपर्क करें, लेकिन बिना इंटरनेट के ये लगभग असंभव हो जाता है। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन चुका है। ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया खत्म होने वाली हो। मार्टी के पास सिर्फ बच्चों की फाइल्स होती हैं, लेकिन वो भी इस समय किसी काम की नहीं लगती। वो जब स्कूल से बाहर निकलते हैं तो ट्रैफिक में फंस जाते हैं, क्योंकि सभी ट्रैफिक लाइट्स बंद हैं। रास्ते में उन्हें एक बैंक के ऊपर लगे बड़े से बोर्ड पर एक अकाउंटेंट चक की तस्वीर दिखती है, जिस पर लिखा होता है, थैंक यू चक फॉर 39 वंडरफुल ईयर्स। धन्यवाद चक, 39 शानदार सालों के लिए। दुनिया का हिसाब। धीरे धीरे बाहर की जानकारी मिलनी शुरू होती है। खबरें बता रही हैं कि दुनिया के कई हिस्सों में समुद्र जमीन को निगलता जा रहा है। साथ ही कई जगहों पर ज्वालामुखी फट रहे हैं, जंगलों में आग फैल रही है और एक भयानक सुनामी तेजी से आगे बढ़ रही है। ऐसा लग रहा है कि अर्थ अब इंसानों के खिलाफ युद्ध में उतर आई है। चीन में लोग पहले से ही लड़ाई पर उतर चुके हैं। इसी दौरान कहानी में दिखाया जाता है मार्टी की एक्स वाइफ को, जो एक अस्पताल में नर्स है। पिछले कुछ हफ्तों से कई स्टाफ मेंबर्स खुदकुशी कर चुके हैं। हर दिन मौत को अपनी आंखों के सामने देखने से उसकी मानसिक हालत तेजी से बिगड़ रही है। वो वॉशरूम में जाकर खुद को संभालने की कोशिश करती है। उसी वक्त रेडियो पर फिर वही खबर चल रही होती है, और इस बार चक की आवाज आती है, थैंक यू एवरीवन फॉर 39 वंडरफुल ईयर्स। तभी मार्टी की एक्स वाइफ की एक सहकर्मी पूछती है, शादी आसान होती है या तलाक? वो हल्की सी हंसी के साथ जवाब देती है, शादी तो 1 घंटे में हो जाती है, पर तलाक में कई महीनों की जान निकल जाती है। मार्टी और उसकी एक्स वाइफ। उस रात वो मार्टी को कॉल करती है। धीमी आवाज में कहती है, सारा दिन बस तुम्हारे बारे में सोच रही थी। वो पूछती है कि क्या लोग तलाक के बाद दोबारा शादी कर रहे हैं, क्योंकि बुरे समय में हर कोई किसी के साथ रहना चाहता है। वो कहती है कि उसके कुछ साथियों ने नौकरी छोड़ दी है ताकि वो अपने परिवार के साथ आखिरी वक्त बिता सकें। मार्टी भी धीरे से कहता है, मेरे पास भी अब बहुत कम बच्चे बचे हैं। फिर वो कॉस्मिक कैलेंडर और इंसानियत की नादानी के बारे में बात करने लगता है कि कैसे इंसान खुद को दुनिया का मालिक समझ बैठा। मार्टी की एक्स वाइफ चक वाले अजीब से विज्ञापन के बारे में बताती है। मार्टी हैरानी में बताता है कि उसने भी वही ऐड देखा था। दोनों सोचते हैं, आखिर ये चक है कौन और उसकी तारीफ में ऐसा ऐड कौन लगा रहा है, जैसे दुनिया खत्म होने वाली है। चक का चेहरा। कॉल कट होने के बाद मार्टी टीवी ऑन करता है, लेकिन थोड़ी ही देर में सिग्नल गायब हो जाता है, ठीक इंटरनेट की तरह। कुछ सेकंड के लिए स्क्रीन पूरी काली और फिर अचानक चक का चेहरा सामने आता है। एक आदमी पीछे खड़ा होकर बोलता है, थैंक यू फॉर 39 वंडरफुल ईयर्स चक। और फिर सिग्नल फिर से गायब। अगली सुबह मार्टी नोटिस करता है कि उसका पड़ोसी अपनी कार का इस्तेमाल ही नहीं कर रहा। ऐसा लगता है हर कोई हार मानने लगा है। मार्टी अपने पड़ोसी से पूछता है कि वो कार क्यों नहीं चला रही। वो थके हुए चेहरे के साथ बताती है, सड़क अब सड़क नहीं रही, पूरा रास्ता जमीन में समा गया है। अंत का इंतजार। एक विशाल सिंकहोल ने शहर को 2 हिस्सों में बांट दिया है। गाड़ियां, ट्रक, यहां तक कि पूरी बिल्डिंग्स सब अंधेरे गड्ढे में गायब हो चुके हैं। अब उसे 3 मील पैदल चलना पड़ता है, और बची हुई सड़कों पर इतना ट्रैफिक है कि अगर मार्टी स्कूल के लिए अभी निकले तो दोपहर तक भी न पहुंचे। बातों बातों में दोनों हालात समझते हैं। कैलिफोर्निया का सिर्फ 10% हिस्सा ही जिंदा है। एक तरफ आग, दूसरी तरफ समुद्र का आतंक। शहर राख बन चुके हैं। कहीं इंसान मर रहे हैं तो कहीं जानवर और पक्षी बिना किसी आवाज के गायब होते जा रहे हैं। ऐसा लगने लगा है जैसे धरती इंसानों से हिसाब बराबर कर रही है। मार्टी देखता है बहुत सारे पड़ोसी घर लौट रहे हैं, क्योंकि उनके ऑफिस, उनकी गाड़ियां, सब कुछ सिंकहोल में समा चुका है। मार्टी अपनी एक्स वाइफ की एक दोस्त से मिलता है जो बैंक में काम करती थी। वो उससे पूछता है, चक वाले पोस्टर का क्या मतलब है, लेकिन उसे भी कुछ नहीं पता। लोगों के चेहरों पर डर और निराशा की परत चढ़ चुकी है। पड़ोसी धीमे स्वर में कहती है, शुरू में लोग चिल्लाए, लड़ाइयां हुईं, लेकिन जब कोई नहीं बचाने आया तो सब चुप हो गए। अब लोग सिर्फ अंत का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उम्मीद से बड़ी चीज अगर कोई है तो वो है हार मान लेना। गप्पे मारते समय मार्टी और उसकी पड़ोसी अचानक आसमान की तरफ देखते हैं।
एक हवाई जहाज नीले आसमान पर धुएं से कुछ लिख रहा होता है। थैंक्स चक, धन्यवाद चक। अब तो ये और भी अजीब लगने लगा है। दूसरी तरफ मार्टी की एक्स-वाइफ अस्पताल की तरफ पैदल जा रही है। रास्ते के हर मोड़, हर गली की दीवारों पर चक के नाम की ग्राफिटी पेंट की हुई है, जैसे कोई दुनिया को सिर्फ एक ही नाम याद करवाना चाहता हो। वो अस्पताल पहुंचती है, लेकिन अंदर एक भी मरीज नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई नर्स नहीं, पूरा हॉल खाली, मगर सारे मॉनिटर्स चालू। हर स्क्रीन पर एक ही जैसा हार्टबीट ग्राफ, जैसे पूरा अस्पताल किसी एक ही इंसान की धड़कन सुन रहा हो। कैसे? क्यों? किसकी धड़कन? उधर मार्टी घर में बेचैन है। टीवी पर अब भी सिग्नल नहीं, फोन भी डेड। वो घबराकर बाहर निकल पड़ता है अपनी पत्नी को ढूंढने। शहर में आगे बढ़ते हुए उसके आसपास बस छोड़ी हुई कारें और हर तरफ चक के पोस्टर नजर आते हैं, जैसे दुनिया में बस एक ही नाम बचा हो, चक। वो रास्ते में एक बुजुर्ग आदमी से मिलता है जो पार्क की बेंच पर बैठा सांस ले रहा होता है। मार्टी पूछता है, चक कौन है? वो कहता है, कोई नहीं जानता, और जो जानते थे शायद अब बचे नहीं। दोनों साथ साथ चलते हैं, जिंदगी और बचे हुए समय की बातें करते हुए। थोड़ी दूर जाने के बाद बुजुर्ग के पैरों में दर्द होने लगता है। वो दूसरे बेंच पर बैठकर डूबते सूरज को देखता रहता है और मार्टी आगे बढ़ जाता है अकेले। आखिरी अंधेरा। आखिरकार मार्टी अपनी पत्नी के इलाके में पहुंचता है। वहां वो एक छोटी सी लड़की से मिलता है जो स्केटिंग कर रही होती है। वो मार्टी को पहचान लेती है। अरे, आप मिस उसकी पत्नी का नाम के हस्बैंड हो ना? वो हमेशा हमारी मदद करती हैं। लड़की कहती है कि वो दुनिया खत्म होने से पहले अपनी आखिरी स्केटिंग एंजॉय कर रही है, क्योंकि शायद कल सूरज दोबारा न उगे। और तभी पूरे मोहल्ले की बिजली झटके से चली जाती है। अंधेरा, सन्नाटा और एक अनदेखा डर हवा में फैल जाता है। मार्टी उस छोटी लड़की से कहता है, घर चली जा, सेफ रहेगी। पर तभी अचानक हर घर की खिड़की में चक का साइन दिखने लगता है। पूरा नेबरहुड एक हॉन्टेड जगह जैसा लगने लगता है। मार्टी घबराकर भागता है और आखिरकार उसे अपनी वाइफ मिल जाती है। दोनों एक दूसरे को मजबूती से हग करते हैं, जैसे उनके पास एक दूसरे के अलावा कुछ नहीं बचा हो। मार्टी पूछता है, ये चक का साइन तुमने लगाया? वो लगभग रोते हुए कहती है, मुझे नहीं पता ये किसने किया, मैंने तो कुछ नहीं किया। दूसरी तरफ 39-year-old चक बहुत वीक पड़ चुका है। बेड पर लेटा हुआ है और उसके चेस्ट पर हार्ट मॉनिटर लगा हुआ है। मॉनिटर उसी तरह हार्टबीट दिखा रहा है जैसा हॉस्पिटल में था। उसकी वाइफ और सोन उसके पास बैठे हैं, क्योंकि उन्हें पता है टाइम बहुत कम रह गया है। इधर इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो आसमान के सारे स्टार्स बहुत क्लियर दिख रहे होते हैं। मार्टी और उसकी वाइफ हाथ पकड़कर ऊपर देखते हैं, शायद आखिरी बार। लेकिन अचानक एक स्टार गायब होता है, फिर दूसरा, और देखते ही देखते पूरा स्काई खाली, मानो यूनिवर्स खुद डिलीट हो रहा हो। चक की वाइफ और सोन उससे कहते हैं, थैंक यू इन 39 ब्यूटीफुल सालों के लिए। उनकी आवाज टूटने लगती है। मार्टी अपनी वाइफ को बोलना चाहता है, आई लव यू, पर उससे पहले ही एवरीथिंग टर्न्स ब्लैक। पूरी दुनिया एक सेकंड में खत्म। द एंड ऑफ द वर्ल्ड। कट टू कुछ साल पहले। एक यंग म्यूजिशियन एक म्यूजिक स्टोर में काम करती है, लेकिन उसे इतना ज्यादा म्यूजिक का जुनून है कि वो स्ट्रीट पर भी अपना ड्रम सेट करके लोगों को परफॉर्म करती है। पीपल लाइक हर म्यूजिक, ये उसका हैप्पीनेस जोन है। कभी कभी लोगों को उसका म्यूजिक इतना पसंद आता है कि वो उसे टिप्स भी दे देते हैं, पर ऐसा बहुत कम होता है। उसी दौरान एक यंग राइडर गर्ल अपने घर की तरफ जा रही होती है गुस्से में, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने बस एक मैसेज में ब्रेकअप कर लिया। थोड़ा रोती है, फिर खुद को संभालती है। मेरी लाइफ खत्म नहीं हुई, अभी बहुत कुछ करना है। पहले डांसर थी, अब राइटर हूं। फ्यूचर में इससे भी बेटर प्लान्स बनाऊंगी। इसी शहर में चक भी मौजूद है एक बैंकिंग कॉन्फ्रेंस के लिए। वो एक बड़े बैंक का सक्सेसफुल अकाउंटेंट है। अपनी वाइफ से लॉयल, अपने बेटे पर प्राउड, क्योंकि उसका सोन पढ़ाई में बहुत अच्छा है। लेकिन दिल की सच्चाई ये है, चक अपनी लाइफ से खुश नहीं है। काम बोरिंग है और उसे बाकी अकाउंटेंट्स तो बिल्कुल पसंद नहीं। म्यूजिशियन उसे सैड सा चलते हुए देखती है तो वो अचानक एक जबरदस्त बीट बजाने लगती है ताकि उसका मूड बेटर हो जाए। सरप्राइजिंगली चक रुक जाता है। थोड़ी हेजिटेशन के बाद वो डांस करना शुरू कर देता है। लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है और उसी टाइम राइटर गर्ल भी वहां पहुंच जाती है। उसे भी लाइफ में पॉजिटिविटी की जरूरत थी तो वो भी डांस ज्वाइन कर लेती है। चक उसको पकड़कर आगे लाता है और दोनों खूब मस्ती से नाचते हैं। कुछ देर बाद चक के सिर में तेज दर्द होने लगता है। वो सोचता है शायद ग्लासेस की वजह से है, चश्मा उतार देता है और फिर से डांस में लग जाता है। भीड़ को उनका डांस इतना पसंद आता है कि लोग म्यूजिशियन की हैट में बहुत सारे नोट्स डाल देते हैं। डांस खत्म होने के बाद वो तीनों एक कैफे में बैठते हैं,
म्यूजिशियन बड़ी प्यार से पैसे तीनों में बांट देती है। चक थोड़ा सिक लगता है, लेकिन वो हंसकर कहता है, डोंट वरी, मैं बिल्कुल ठीक हूं। म्यूजिशियन उससे पूछती है, अचानक डांस करने का मन कैसे किया? चक थोड़ा सोचकर कहता है, पता नहीं, बस मेरी ओल्ड बैंड वाली यादें आने लगीं। मतलब, मैं भी कभी डांसर था। म्यूजिशियन दोनों को हग करती है और चली जाती है। अब चक और राइटर गर्ल अकेले वॉक पर निकल जाते हैं। राइटर अपने ब्रेकअप के बारे में बताती है। चक उसे समझाता है, एवरीथिंग विल बी फाइन, तुम बहुत स्ट्रांग हो। कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे को बाय बोल देते हैं। चक आसपास नजर घुमाता है, एक छोटा बच्चा स्केटिंग कर रहा होता है। वही खाली सा कॉर्नर देखकर वो सोच में पड़ जाता है, मैं अचानक रुककर डांस क्यों करने लगा? टाइम बीतते बीतते उसकी बीमारी इतनी बढ़ जाएगी कि वो चल भी नहीं पाएगा, बैठ भी नहीं पाएगा, और तब उसे याद आएगा आज का ये डांस। वो सोचने लगेगा, शायद इसलिए गॉड ने दुनिया बनाई, शुरुआत में ह्यूमंस को अच्छे पल देने के लिए, खूब एंजॉय करने के लिए, और एक दिन वो सब खत्म भी हो जाता है, एक हेल्पलेस एंड जहां इंसान कुछ कर ही नहीं पाता। चक की लाइफ की कहानी यहां से शुरू नहीं हुई। जब वो 7 साल का था तो वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहता था, क्योंकि उसके माता पिता की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। सबसे पेनफुल बात, उसकी मॉम प्रेग्नेंट थी। कई महीनों तक घर में बस सैडनेस ही छाई रहती थी। दादाजी अपने दुख को दबाने के लिए ड्रिंक करते और अकाउंटिंग के काम में खुद को डुबो देते ताकि दिमाग बिजी रहे और दर्द कम। चक की दादी ने भी उस हादसे के बाद सब काम छोड़ दिया था। वो खाना तक नहीं बनाती थीं। घर में बस साइलेंस और सैडनेस रहती थी। जब चक 10 साल का हुआ, थोड़ा माहौल नॉर्मल सा होने लगा, लेकिन दादाजी की ड्रिंकिंग हैबिट अब भी नहीं गई थी। धीरे धीरे दादी ने फिर से खाना बनाना शुरू किया। म्यूजिक चलाती और डांस करती हुई चक को भी साथ खींच लेती। यही वजह है कि चक इतने अच्छे डांस मूव्स कर लेता है। और वो दोनों साथ में बहुत सारी मूवीज भी देखते, खासकर वो मूवीज जिनमें डांस वाले सीन्स होते थे। उनके ग्रैंड पेरेंट्स का घर ही चक का असली घर बन गया था। बस एक जगह थी जहां जाने की सख्त मनाही थी, रूफ पर बनी कुपोला जैसी एक छोटी सी रूम। दादा दादी का कहना था कि वहां की फ्लोर वीक है और ऊपर कुछ खास है भी नहीं, इसलिए वहां जाना मना है। चक कई बार चुपके से उस दरवाजे तक गया, लेकिन लॉक कभी नहीं खुला। चक के 11वें बर्थडे से एक दिन पहले वो और उसके दादा कॉस्मिक कैलेंडर पर डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे। दादा बहुत ज्यादा ड्रंक थे, तो चक ने कुपोला वाली बात फिर से छेड़ दी। तब दादा ने पहली बार सच बताया, वहां ऊपर इंसान जितना चाहे उतना देख सकता है, बहुत अजीब चीजें नजर आती हैं, इसी वजह से लॉक लगाया है। वो आगे बोले, यह हाउस बहुत पुराना है, कई बार रीबिल्ड हुआ, लेकिन कुपोला हमेशा सयाह ही है। दादा ने बताया कि वो जिंदगी में चंद बार ही उस कुपोला में गए और हर बार उन्हें ऐसे लोगों की रूह दिखी जो मरे नहीं थे बल्कि मरने वाले थे, जिनकी मौत आने से पहले ही उनकी परछाई वहां दिखाई देती थी। दादाजी ने कहा था, मौत का इंतजार ही सबसे मुश्किल चीज होती है। तभी दादी घर लौट आईं। उन्होंने दादा को बाहर भेज दिया ताकि वो थोड़ी फ्रेश हवा लें और नशा उतरे। फिर दादी चक से बोली, दादाजी की बातें दिल पर मत लो, वो शराब पीकर ऐसी बातें करते हैं। लेकिन चक उस रात बहुत सोचता रहा, क्या सच में दादा ऐसी आत्माओं से मिले थे? क्या उनकी जिंदगी में ऐसी कोई गलती थी जिसकी वजह से वो फेसेस उन्हें दिखते थे? अगले दिन चक ने पड़ोसी से पूछा, उन लोगों के बारे में जो मर चुके थे, और इस बारे में भी कि दादा का उनसे कैसा रिश्ता था। चक को लगा, शायद ये गोस्ट्स दादाजी की गलतियों या शर्मिंदगी की यादें हों। स्कूल में चक का फेवरेट सब्जेक्ट था इंग्लिश, इसलिए उसकी इंग्लिश टीचर उसे बहुत पसंद करती थीं। एक दिन क्लास खत्म होने के बाद चक ने उनसे एक पोएम के बारे में पूछा। उसमें एक लाइन थी, आई एम लार्ज, आई कंटेन मल्टीट्यूड्स। मेरे भीतर बहुत कुछ समाया हुआ है। टीचर ने समझाया, एक इंसान असल में उन सब चीजों का मिश्रण है जो उसने जिंदगी में देखी, सुनी और महसूस की हों। लोग, खुशी, गम, अच्छाई, बुराई। हर इमोशन, हर एक्सपीरियंस हमारे अंदर एक नई दुनिया बना देता है। हर इंसान खुद डिसाइड करता है कि अपने अंदर क्या भरना है, प्यार या नफरत, पॉजिटिव सोचना या नेगेटिव टेंशन लेना, अंत को सोचना या कभी अंत के बारे में न सोचना। टीचर ने कहा, वॉटेवर यू चूज इनसाइड, वहीं आखिर तुम्हारी लाइफ बनाता है। टीचर ने समझाया था कि हर इंसान की पूरी दुनिया उसके दिमाग में बसी होती है, और जब वो इंसान मर जाता है तो उसके साथ उसकी पूरी दुनिया भी खत्म हो जाती है। यही बात धीरे धीरे क्लियर होती है। शुरुआत में जिस वर्ल्ड एंडिंग की कहानी दिखाई गई थी, वो असल में चक के दिमाग वाली दुनिया थी जो उसकी मौत के साथ खत्म हुई। कुछ महीनों बाद ग्रैंडमा भी चल बसती हैं, मार्केट में शॉपिंग करते हुए। अचानक गिर पड़ीं, किसी को समझने या संभालने का मौका भी नहीं मिला। फ्यूनरल के बाद घर फिर से सेम डार्कनेस में डूब जाता है और ग्रैंडपा की ड्रिंकिंग पहले से ज्यादा बढ़ जाती है। एक दिन चक दुकान पर जाकर कैशियर से पूछता है, ग्रैंडमा के साथ क्या हुआ?
वो लड़की बताती है, सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि किसी को समझ ही नहीं आया। वो गिरी और सब खत्म। एक रात ग्रैंडपा अपनी टेबल पर ही सो गए। चक को उनकी कीज मिल जाती हैं। वो चुपके से क्यूपोला का लॉक खोल लेता है। बस जैसे ही वो अंदर कदम रखने वाला होता है, ग्रैंडपा जोर से चिल्लाते हैं और उसे खींच लेते हैं। फिर खुद जाकर दरवाज़ा बंद करने लगते हैं, लेकिन अंदर कुछ ऐसा दिखता है जिससे उनके चेहरे पर खून उतर आता है। वो दरवाज़ा धड़ाम से बंद करते हैं। पलटते हैं तो चक रो रहा होता है। ग्रैंडपा उसे गले लगाते हैं, माफ़ी मांगते हैं। पर वो क्या देखा ये कभी नहीं बताते, लेकिन उनकी आंखों की डर सब कह देता है। बाद में चक को पता चलता है कि स्कूल में एक डांस क्लब है। वो दादी की याद में क्लब ज्वाइन कर लेता है। टीचर खुश हो जाती हैं क्योंकि क्लब में लड़कियों की संख्या बहुत ज़्यादा थी और लड़के कम थे। डांस करते हुए चक पहली बार फील करता है कि शायद कुछ चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होती। मेमोरीज हर दिन अलग अलग म्यूजिक पर प्रैक्टिस होती है। चक को एक सीनियर डांसर के साथ पेयर किया जाता है और धीरे धीरे उसे उस लड़की के लिए फीलिंग्स आने लगती हैं। वो उसे इम्प्रेस करने के लिए अपनी दादी से सीखे हुए डांस मूव्स दिखाता है। धीरे धीरे चक खुद दूसरों को भी डांस सिखाने लगता है। फिर वो सीनियर डांसर भी उसके साथ स्कूल डांस इवेंट में परफॉर्म करने के लिए रेडी हो जाती है। उनके टीचर उसे न्यू शूज़ देते हैं ताकि वो आराम से डांस कर सके। चक दोस्त शूज़ पहनकर डांस एंजॉय करने लगता है। वो सोचने लगता है कि शायद यही उसका फ्यूचर बन जाए। लेकिन उसके दादा हमेशा उसे मैथ पढ़ाते रहते हैं क्योंकि उनके हिसाब से आर्ट से पेट नहीं भरता। वो कहते हैं कि मैथ दुनिया की हर चीज़ में है, म्यूजिक में भी। हर नोट, हर टेम्पो सब काउंटिंग पर चलता है। मेरी अकाउंटिंग फाइल्स में भी हर इंसान एक नंबर है बताने के लिए कि कितने लोग हैं। मैथ एक ऐसी कला है जो कभी झूठ नहीं बोलती। इवेंट वाली रात चक उस डांसर से कह देता है कि वो डांस नहीं कर सकता, उसके पैर में दर्द है। सच में ऐसा कुछ नहीं था, ये दादा की बातों के प्रेशर में उसने झूठ बोला था। तभी उनके टीचर ये बात सुन लेती हैं और कहती हैं, अगर डांस नहीं करना मत करो, पर किसी दोस्त से झूठ मत बोलो, खासकर उससे जिसे तुम सच में लाइक करते हो। चक बाहर जाकर आसमान को देखता है, स्टार्स को निहारता है, सोचता है कि उसे क्या चाहिए। फिर वो वापस आता है और उस डांसर को डांस के लिए बुला लेता है। उनकी परफॉर्मेंस सुपरहिट हो जाती है, सब उनकी तारीफ करते हैं। उस पल चक को समझ आता है कि जिंदगी में वही चुनो जो दिल को खुशी और शांति दे। मैथ इंपॉर्टेंट है, पर डांस भी उसके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। वो गलत फील करता है कि उसे झूठ बोलना पड़ा। कुछ समय बाद जब उसके दादा ठीक थे, उन्होंने अपनी वाइफ से कहा था, कभी कभी जिंदगी हमें वो करवाती है जो हम खुद नहीं चाहते। और फिर 5 साल बाद चक के दादा को घर पर हार्ट अटैक होता है और उनका देहांत हो जाता है। अब तक चक थोड़ा बड़ा हो चुका था और अपनी डांस बैंड के साथ जिंदगी एंजॉय कर रहा था। तभी एक आदमी आता है और उसे बताता है कि उसके दादा पहले ही अपनी मौत से जुड़े खर्चे भरकर गए थे। ये सुनकर चक को शक होता है कि शायद दादा ने क्यूपोला में अपनी मौत पहले ही देख ली थी। चक को दादा की सारी प्रॉपर्टी मिलती है और वो उसी घर में रहने का फैसला करता है। वक्त गुजरता है, वो शादी कर लेता है। फिर एक दिन उसे दादा की सारी चीजें संभालनी होती हैं, जिनमें कुपोला की चाबियां भी होती हैं। आखिरकार चक उस क्यूपोला को खोलने जाता है। अंदर का फ्लोर बिल्कुल ठीक होता है और कमरा बिल्कुल खाली, जबकि उसके दादा दादी ने कहा था कि अंदर सब खराब है। बाहर की दुनिया दिखती है, बस उतना ही। उसे लगता है कि यहाँ कुछ भी खास नहीं है और वो थोड़ा उदास होकर बाहर निकलने ही वाला था कि अचानक उसकी आंखों के सामने फ्यूचर दिखने लगता है। वो खुद को देखता है, बूढ़ा, बिस्तर पर लेटा हुआ, आखिरी सांसें गिनते हुए। उसे समझ आता है कि इस जगह से इंसान अपनी मौत देख सकता है। दादा ने एक बार कहा भी था कि मौत का इंतजार करना सबसे कठिन होता है, क्योंकि जब इंसान को पता होता है कि कुछ बुरा होने वाला है तो वही सोच उसे डिप्रेशन में धकेल देती है। चक इस डर से बाहर आता है और एक फैसला करता है, वो अपनी जिंदगी पूरी तरह जिएगा। वो दादा की तरह डर और स्ट्रेस में जीकर शराब के सहारे नहीं रहेगा। उसने अपनी मौत देख ली है, फिर भी जीना चुनेगा। वो खुद से पोएम की एक लाइन दोहराता है, आई एम वेरी बिग एंड आई कंटेन मैनी थिंग्स। यानी अब ये उसी पर है कि वो अपने दिमाग और जिंदगी में क्या भरना चाहता है, डर या खुशियां। चक ने अपनी जिंदगी खुशियों से भरी जी। चाहे उसके जीवन में कितने ही टेंशन्स क्यों ना आए, उसने हमेशा पॉजिटिव सोच रखी। उसे पूरा भरोसा था कि उसने इतनी बेहतरीन जिंदगी जी है कि लोग उसकी 39 साल की जिंदगी को याद करके इंस्पायर्ड होंगे। यही उसके दिमाग में चल रहा था, जैसा कि हमने कहानी की शुरुआत में देखा, क्योंकि उसे लगता था कि वो इस लाइफ का परफेक्ट एग्जाम्पल बन गया है। चाहे जिंदगी कितनी भी मुश्किल हो जाए, हमें खुश रहकर जीना चाहिए। और इसी मैसेज के साथ फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन चक के इस घर में बीते समय के बारे में कुछ बातें फिर से याद आती हैं। कुपोला के अंदर वो सिर्फ कुछ ही बार गया था और हर बार उसे ऐसे लोगों की आत्माएं दिखीं जो अभी जिंदा थीं पर जल्द ही मरने वाली थीं। ग्रैंडपा ने एक बार कहा था, मौत का इंतजार सबसे कठिन होता है।